कहानी की शुरुआत होती है एक बेहद शातिर चोर से जिसका नाम था डायबॉलिक। एक रात वो आर्मन नाम की एक ज्वेलरी कंपनी की कड़ी सुरक्षा वाली बिल्डिंग में वहाँ का सबसे कीमती ताज आर्मन क्राउन चुराने पहुँचा। इसकी सुरक्षा के लिए सिर्फ एक सिक्योरिटी गार्ड मौजूद था और बाकी सब ऑफिस में ताश खेल रहे थे। तब डायबॉलिक खिड़की से चुपचाप अंदर घुसा और उसने सिक्योरिटी गार्ड को बेहोश कर दिया। इसके बाद वो सीधा ताज वाले कमरे में पहुँचा, जिसके बाद वहाँ का सिक्योरिटी अलार्म बजने लगा। बाकी के गार्ड्स अलार्म सुनकर तुरंत कमरे की ओर भागे, पर वो दरवाजे को खोल नहीं पाए क्योंकि डायबॉलिक ने अंदर से चाबी का छेद बंद कर दिया था। आखिरकार गार्ड्स ने दरवाजे को बम से उड़ाकर अंदर जाने का फैसला किया। इसी दौरान डायबॉलिक तेजी से लोहे की सलाखें काटकर ताज चुराने की कोशिश कर रहा था। जब तक गार्ड्स दरवाजा तोड़कर अंदर आए तब तक डायबॉलिक ताज चुराकर खिड़की से अपने पैराग्लाइडर पर उड़कर भाग निकला। उसने सीधा एक गाड़ी में लैंड किया जो उसकी गर्लफ्रेंड ईवा चला रही थी और वो दोनों तेजी से फरार हो गए। फिर अगली शाम आर्मन कंपनी ने अपने जेवर दुनिया को दिखाने के लिए एक शो रखा। शो के दौरान 5 डांसर्स ने आर्मन के बेहतरीन जेवर पहनकर परफॉर्मेंस दी। इन जेवरों को देखकर बड़े बड़ों के होश उड़ गए थे। इस दौरान हॉल के चारों ओर पुलिस वाले तैनात किए गए ताकि फिर से चोरी ना हो सके। लेकिन फिर परफॉर्मेंस के बीच अचानक से लाइट चली गई। तब एक पुलिस वाले ने डांसर्स को अपने साथ एक सुरक्षित कमरे में चलने को कहा। जल्द ही लड़कियों को एक छोटे से कमरे में लाया गया जो असल में एक ट्रक का पिछला हिस्सा था। पुलिस वाले ने लड़कियों को ट्रक में बंद कर दिया और फिर ट्रक चलाकर ले गया। तब ये खुलासा होता है कि ये पुलिस वाला कोई और नहीं बल्कि डायबॉलिक ही था। थोड़ी दूर जाते ही उसने लड़कियों से सारे कीमती जेवर उतरवा लिए और उन्हें सड़क के बीचों बीच छोड़कर भाग गया। इसके बाद वो लड़कियां पास के ही एक बार में गई ताकि वो किसी को फोन कर सकें, पर फिर वहाँ एक लड़का उन्हें छेड़ने लगा। तब लड़कियों ने अपनी असलियत दिखाकर उस लड़के को मजा चखा दिया। असल में वो डांसर्स नहीं बल्कि अंडरकवर एजेंट्स थी जिन्हें डायबॉलिक को फंसाने का मिशन दिया गया था। फिर उनकी लीडर एजेंट बुरोव ने इंस्पेक्टर गिंको को फोन किया। गिंको वही इंस्पेक्टर था जो पिछले कई सालों से डायबॉलिक को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। एजेंट बुरोव ने उसे बताया कि काम पूरा हो चुका है और तब ये खुलासा होता है कि गिंको ने पूरा शो डायबॉलिक को पकड़ने के लिए ही रखा था। उधर डायबॉलिक और ईवा अपने खुफिया अड्डे पर पहुंचे जो कि पहाड़ के अंदर बना था। वहां जाकर दोनों ने चोरी की खुशी में शराब पी और एक दूसरे को चूम लिया। अब तक उन्होंने काफी संपत्ति इकट्ठा कर ली थी, इसीलिए ईवा ने कहा कि उन्हें घूमने जाना चाहिए, पर डायबॉलिक ने इनकार कर दिया और उसे अपनी अगली चोरी का प्लान बताने लगा। इस दौरान पुलिस जेवरों को ट्रैक करते करते पहाड़ तक आ पहुंची, पर आगे उन्हें कोई रास्ता दिखाई नहीं दिया। गिंको ने हिसाब लगाया कि चोर इसी पहाड़ के अंदर छिपे हैं। उसने अपने आदमियों को पहाड़ी पर बॉम्ब लगाकर छेद करने को कहा। उस छेद से जब वो अंदर घुसे तो एक सुरंग के जरिए वो चोरों की ओर बढ़ने लगे। वहीं डायबॉलिक और ईवा ने उन्हें सीसीटीवी कैमरा से देख लिया और वो सारे जेवर वहीं छोड़कर खुफिया रास्ते से भाग निकले। जब तक गिंको की टीम अंदर पहुंची तब तक वो भाग चुके थे, इसीलिए सभी पुलिस वाले खुफिया रास्ते से उनका पीछा करने लगे। उधर भागते हुए ईवा का पैर कुछ पत्थरों में फंस गया और उसने मदद के लिए डायबॉलिक को आवाज लगाई, मगर डायबॉलिक पकड़े जाने के डर से ईवा को वहीं अकेला छोड़कर भाग निकला। ईवा को उसके धोखे पर बहुत गुस्सा आया और वो अकेले ही अपना पैर निकालने की कोशिश में लगी रही, मगर जब तक उसका पैर निकला तब तक पुलिस वाले पीछा करते हुए उसके करीब पहुंच गए। ईवा समझ गई थी कि अब उसके पास भागने का समय तो नहीं है, इसीलिए वो पहाड़ी पर चढ़कर पानी में कूद गई। चोर तो पुलिस के हाथ से निकल गए, पर फिर उन्होंने उनके अड्डे की तलाशी ली। तलाशी लेने पर उन्हें करोड़ों का माल मिला, जैसे बेशकीमती पेंटिंग्स, हीरे, जेवर और सोना। इसी के साथ गिंको को वहाँ क्लेवरविल शहर के बाहर मौजूद एक पुरानी बिल्डिंग का नक्शा मिला। उसे शक हुआ कि शायद ये भी डायबॉलिक का अड्डा होगा, इसीलिए वो वहाँ जांच करने के लिए पहुंचा। वहाँ जाकर गिंको और उसके साथी अलग अलग दिशाओं में बढ़ गए। तलाशी लेते हुए अचानक एक ऑफिसर ने एक ऐसा दरवाजा खोल दिया जो बेसमेंट की ओर जाता था। नीचे पहुंचकर उन्होंने देखा कि ये वही जगह है जहाँ डायबॉलिक अपने मिशंस में भेस बदलने के लिए अलग अलग मास्क बनाता था। इतना कुछ मिलने के बावजूद भी गिंको ने अपनी टीम को कुछ भी छूने से मना कर दिया, क्योंकि वो जानता था कि डायबॉलिक वहाँ वापस जरूर आएगा। इसके बाद हम एल्टिया नाम की औरत को देखते हैं जो वैलेनबर्ग की राजकुमारी थी। अब एल्टिया गिंको से मिलने सीधा पुलिस स्टेशन पहुंची और तब ये खुलासा होता है कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। बातों बातों में एल्टिया ने कहा कि उन्हें अपने प्यार का इजहार पूरी दुनिया के सामने कर देना चाहिए, पर गिंको ने कहा कि जब तक वो डायबॉलिक को नहीं पकड़ लेता तब तक उन्हें बात छुपा कर रखनी होगी।
फिर एल्टिया ने उसे अपनी पार्टी में बुलाया जहां वो अपना बेशकीमती नेकलेस पहनने वाली थी और वो चाहती थी कि गिंको उसकी रक्षा के लिए वहां मौजूद रहे। वहीं दूसरी ओर रात को डायबॉलिक अपने अड्डे पर पहुंचा, पर बाहर से उसने कुछ पुलिस वालों की आवाज सुन ली। आज रात की ड्यूटी एजेंट रोलर की थी। थोड़ी देर बाद डायबॉलिक ने अचानक से दरवाजा खोल दिया तो रोलर ने उस पर अंधाधुंध गोलियां चला दी, पर असल में वो डायबॉलिक पर नहीं बल्कि शीशे पर गोली चला रहा था। उधर गोलियों की आवाज सुनकर बाहर मौजूद पुलिस वाले तुरंत भागकर अंदर आ गए। उन्होंने देखा कि रोलर जमीन पर बेहोश पड़ा था और डायबॉलिक अपनी मास्क बनाने की मशीन लेकर फरार हो गया था। ये खबर सुनकर गिंको को धक्का लगा, पर उसने हार नहीं मानी। अगले दिन उसे मिनिस्टर ऑफ जस्टिस ने आगे के प्लान पर चर्चा के लिए बुलाया। इस बातचीत के दौरान अचानक उन्हें ईवा का फोन आया। उसने गिंको को ऑफर दिया कि वो डायबॉलिक को पकड़ने में उसकी मदद कर सकती है, पर बदले में उसे सही सलामत दूसरे देश में पहुंचाना होगा। ईवा ने उन्हें सोचने के लिए 30 मिनट का समय दिया। तब मिनिस्टर ने गिंको से कहा कि उनका असली शिकार तो डायबॉलिक है, इसीलिए उन्हें ईवा का ऑफर मान लेना चाहिए। पर गिंको के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। बाद में उसने अपने साथियों को प्लान बताया कि वो ईवा को फोन करके उससे बात करेगा और तब तक उसकी टीम ईवा की लोकेशन का पता लगाकर उसे गिरफ्तार कर लेगी। फिर 30 मिनट बाद ईवा ने गिंको को फोन किया और गिंको जैसे तैसे करके बात आगे बढ़ाता रहा। जल्द ही उसकी टीम लोकेशन ढूंढकर वहां पहुंची तो उन्होंने देखा कि ईवा तो फोन बूथ से कॉल कर रही थी, पर ईवा ने पुलिस वालों को देख लिया और वो बड़ी चालाकी से नीचे बनी सुरंग से गायब हो गई। एक बार फिर पुलिस वालों के हाथ कुछ नहीं लगा। वहीं दूसरी ओर डायबॉलिक के अड्डे पर सार्जेंट एलेना की टीम चोरी के जेवरों की जांच कर रही थी। तभी एलेना ने देखा कि उनमें से एक ब्रेसलेट गायब था। उसने तुरंत ये खबर गिंको को दी और गिंको ने कहा कि ये ब्रेसलेट जरूर ईवा के पास होगा। गिंको ने अपनी टीम को ब्रेसलेट ट्रैक करने को कहा और उसकी बात सच निकली। जल्द ही एजेंट रोलर ने ईवा की लोकेशन पर पहुंचकर उसके सर पर बंदूक रख दी, लेकिन अचानक से ईवा ने उस पर हमला करके उसकी बंदूक छीन ली और फिर उसी की गाड़ी लेकर भाग निकली। कुछ पलों बाद पाल्मर पुलिस वालों के साथ वहां पहुंचा तो उसने देखा कि रोलर जमीन पर पड़ा था और तो और उसने ईवा के हाथ से ब्रेसलेट भी चुरा लिया था। उसकी इस गलती की वजह से अब वो ईवा की लोकेशन का पता नहीं लगा पाएंगे। इसीलिए गिंको ने अब रोलर को बाहर के मिशंस पर जाने के लिए मना कर दिया। बदले में उसे सार्जेंट एलेना की मदद करने का काम दिया गया। दूसरी ओर मिनिस्टर के ऑर्डर न मानने की वजह से गिंको को काफी डांट सुननी पड़ी। इस बार मिनिस्टर ने उसे कैसे भी करके ईवा के साथ मिलकर डायबॉलिक को ढूंढने का हुक्म दिया। अब कोई चारा नहीं था, इसीलिए गिंको ने अखबार में कोड वर्ड्स के जरिए ईवा तक अपना संदेश पहुंचाया। उसे पढ़कर ईवा ने उसे शाम को मिलने बुलाया। गिंको से मिलकर उसने बताया कि डायबॉलिक के धोखे से वो टूट चुकी है और अब उसे किसी भी हाल में बदला चाहिए। उसने गिंको को अपना प्लान बताते हुए कहा कि डायबॉलिक अपना चोरी का माल लेने वापस जरूर आएगा। ईवा ने गिंको से कहा कि उसे पूरे अंडरवर्ल्ड में ये बात फैलानी होगी कि पुलिस सारा लूट का माल एक सुरक्षित जगह पर ले जा रही है। जब ये बात डायबॉलिक तक पहुंचेगी तो वो चोरी का माल लेने जरूर आएगा। असली माल बिना ज्यादा सिक्योरिटी के एक आम सी गाड़ी में होगा ताकि वो पूरे तरीके से डायबॉलिक को धोखा दे सके। डायबॉलिक पुलिस वाली गाड़ी का पीछा करेगा और पुलिस उसे एक सुरंग की ओर ले जाएगी। वहाँ मौका देखते ही पुलिस उसे चारों ओर से घेर कर पकड़ लेगी। गिंको ने अगले ही दिन से इस प्लान पर काम करना शुरू कर दिया। उसने एक अंडरकवर एजेंट की मदद से ये खबर पूरे अंडरवर्ल्ड में फैला दी ताकि डायबॉलिक तक खबर पहुंच जाए। इसके बाद गिंको एल्टिया से मिला और उससे कहा कि वो उसकी पार्टी में नहीं आ पाएगा क्योंकि उसी दिन उसे डायबॉलिक को पकड़ने जाना है। पर उसने वादा किया कि वो एल्टिया के नेकलेस की हिफाजत के लिए अपने सबसे काबिल ऑफिसर को भेजेगा। आखिरकार प्लान का दिन आ ही गया। एल्टिया ने पार्टी के लिए शहर की सबसे अच्छी मेकअप आर्टिस्ट को बुलाया। वहीं मिशन के लिए स्पेशल फोर्सेस के कई जवानों को बुलाकर प्लान समझाया गया। फिर उसने असली माल वाली गाड़ी को चलाने के लिए किसी ऑफिसर को आगे आने को कहा तो रोलर ने कहा कि गाड़ी वो चलाएगा। एलेना ने उसे रोकने की कोशिश की क्योंकि इस बार गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी, पर रोलर अपनी पिछली गलतियों को सुधारना चाहता था, इसीलिए उसने ही गाड़ी चलाने का फैसला किया। इसके बाद रोलर की गाड़ी में सारा माल भर दिया गया और जाने की तैयारियां होने लगी। गिंको के इशारे पर पुलिस की सुरक्षा वाली गाड़ी अड्डे से निकल पड़ी। कुछ ही समय बाद रोलर भी अपनी गाड़ी लेकर उल्टी दिशा में निकल पड़ा। जैसे ही पुलिस वालों की गाड़ियां सुरंग में पहुंची तो अचानक सुरंग का दरवाजा बंद हो गया और वो सभी बेचारे वहीं फंस गए। तभी धुएं से एक आदमी निकला और सबने अपनी बंदूकें तान ली, मगर ये तो सिर्फ एक पुतला था। उधर पार्टी में एल्टिया अपना नेकलेस लेने गई, लेकिन नेकलेस तो चोरी हो गया था। तभी हम देखते हैं कि रोलर हाईवे से हटकर एक खुफिया जंगली रास्ते की ओर निकल पड़ा था।
कुछ समय बाद वो एक जगह पर पहुंचा जहां उसकी मुलाकात ईवा से हुई। तब ये खुलासा होता है कि ईवा तो अर्टिया की मेकअप आर्टिस्ट का भेष बनाकर गई थी और वो उसका नेकलेस चुरा कर ले आई। इसके बाद रोलर ने भी अपना मास्क उतारा और खुलासा हुआ कि ये कोई और नहीं बल्कि डायबॉलिक ही था। तब इस बात से पर्दा उठता है कि शुरुआत से ही ये सारा प्लान डायबॉलिक का ही था। उसने जानबूझकर ईवा को अकेला छोड़ा ताकि गिंको के मन में शक पैदा हो। उधर ईवा भी पानी में कूदकर एक खुफिया रास्ते से बच निकली। इसके बाद जब डायबॉलिक का सामना रोलर से हुआ तो उसने रोलर को मार डाला और उसके चेहरे का मास्क बनाकर खुद रोलर की जगह लेट गया। इसी तरह उसने पुलिस के हर कदम पर नजर रखी और अब सारा माल उन्हीं के पास था। इसी के साथ वो दोनों सारा लूट का माल लेकर फरार हो गए। उधर गिंको को सारा मामला समझ आया तो उसे बहुत पछतावा हुआ, क्योंकि ना तो वो चोरों को पकड़ सके और ना ही एल्टिया का नेकलेस बचा पाए। वहीं डायबॉलिक और ईवा अपने आलीशान बंगले में मजे की जिंदगी गुजारने लगे।